हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ लेक्चर 8 ऑफ 2020 एंड 50-50 सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो 2020 एंड 50-50 सीरीज़ में वो टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स रिपीट होते हैं, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2020 एंड 50-50 सीरीज़ में हम वो सारे रेपिटेटिव टॉपिक्स को कंपाइल करके देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा कंपाइलेशन है और आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। एंड इस लेक्चर में हम लोग सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 एंड 50-50 सीरीज़ की मॉडर्न हिस्ट्री की ये टॉपिक लिस्ट है, जिसमें इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसीज़ में हम लोग ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग्स ये टॉपिक कर रहे हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज़ वाले ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अभी ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज़ में। तो आज का ये जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ 2020 एंड 50-50 सीरीज़। तो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो। सो लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर। अच्छा, इससे पहले के टॉपिक्स में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था इंडियंस के साथ, और कौन कौन सी एक्ट्स लाई गई थी अलग अलग तरह की, कैसे उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की थी हम लोगों को। तो अब ये जो सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स है, इसमें हम देखेंगे कैसे इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को, ब्रिटिशर्स के एक्ट्स को, और जो उन्होंने हमें सप्रेस करने की कोशिश की थी उसमें। तो बंगाल और ईस्ट इंडिया में किस तरीके से चल रहा था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन्यासी रिवोल्ट की। 1770 का ये रिवोल्ट होता है। तो बेसिकली ये सन्यासी रिवोल्ट का टाइम जो चलता आता है वो है 1763 से लेकर के 1800 तक। अब ये काफ़ी यहाँ पर डिज़ास्ट्रस फेमीन आया होता है और बहुत हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर ब्रिटिश के द्वारा लाया जाता है, जिसकी वजह से सन्यासीज़ को मजबूर हो जाते हैं। ये लोग जो ईस्टर्न इंडिया के सन्यासी है, ये मजबूर हो जाते हैं कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब लड़ाई शुरू कर दें। तो ओरिजिनली ये पेजेंट्स भी आगे आते हैं सामने, और कुछ ऐसे लोग जिनको अपनी लैंड से निकाल दिया जाता है। तो ये सन्यासीज़ को अलग अलग लेवल पे लोगों ने ज्वाइन किया होता है, जैसे कि कुछ छोटे छोटे ज़मींदार्स होते हैं, कुछ ऐसे सोल्जर्स जिनको निकाल दिया जाता है, या फिर रूरल पुअर, ये सब लोग इन सन्यासीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। तो 1770 का ये टाइम होता है। तो ये कुछ रीज़न ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी जाती हैं सन्यासीज़ के ऊपर, कि वो लोग होली प्लेसेस पर विज़िट करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं कंपनीज़ के द्वारा। तो सन्यासीज़ किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये लोग जैसे छोटे छोटे ये सारे लोग जो हैं सन्यासीज़ को ज्वाइन करते हैं, और ये लोग मिल के कंपनी की फैक्ट्रीज़ को रेड कर देते हैं, उनकी ट्रेजरीज़ को रेड करते हैं, कंपनी की फोर्सेस से लड़ते हैं। तो ये काफ़ी टाइम तक चलता आया था कि कैसे सन्यासीज़ ने रिटालिएट किया, कि रेड्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके कंपनीज़ के अगेंस्ट। उसके बाद काफ़ी टाइम तक जब ये चला, तो वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, और वॉरेन हेस्टिंग ने भी काफ़ी टाइम तक लड़ के इन रेड्स को ख़त्म किया, इन रेड्स को रोका है। ठीक है, और इन्होंने सन्यासीज़ को भी सबड्यू किया इस हिसाब से। अब अगर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में, तो हिंदूज़ और मुस्लिम दोनों का ही यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है इस रिवोल्ट में। हिंदूज़ एंड मुस्लिम दोनों का ही इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है सन्यासी रिवोल्ट में। ठीक है, और इसमें इस रिवोल्ट को फ़कीर रिबेलियन भी कहा जाता है, फ़कीर रिबेलियन। ठीक है, काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर जो कि इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं विमेन की बात करूँ, तो एक विमेन है देवी चौधरानी। इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा था, क्योंकि इनके पार्टिसिपेशन के द्वारा विमेन का रोल रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने में। तो आनंद मठ ये एक सेमी हिस्टोरिकल नॉवल है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये सेमी हिस्टोरिकल नॉवल आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है, ये भी सन्यासी रिवोल्ट पर ही बेस्ड है ये नॉवल। और बंकिम चंद्र ने एक और नॉवल लिखी थी देवी चौधरानी
ये नावल का नाम था। उन्होंने बेसिकली इनके पार्टिसिपेशन के बाद विमेन की इम्पोर्टेंस को समझा था कि कैसे विमेन का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा था, उनका स्ट्रगल इतना ज़्यादा था जब वो ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे अपनी ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पर। अब है चुआर अपराइजिंग। तो ये जो अपराइजिंग होती है इसका टाइम होता है 1766 से लेकर के 1772 तक का टाइम होता है। ये यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं और 3 ये मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये अपराइजिंग होती है। एक तो फेमिन है, फिर लैंड रेवेन्यू डिमांड्स काफ़ी बढ़ जाती हैं और साथ में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होता है। तो इन सब की वजह से चुआर के जो एबोरिजिनल ट्राइब्समैन थे जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, जंगल महल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, चुआर के जो ट्राइब्समैन थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग हथियार पकड़ लेंगे और हम लोग लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इन्होंने डिसाइड किया था। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन जो रहता है वो है 1766 से लेकर 1772 तक। हालांकि ये अपराइजिंग थोड़ी सी सप्रेस होती है बट उसके बाद दोबारा से ये स्टार्ट हो जाती है 1795 में, फिर 1816 में भी। तो ये जो ट्राइबल लोग होते हैं, ये जो ट्राइब्स के लोग होते हैं, ये मोस्टली ये कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं एंड हंटर्स होते हैं। और ये पूरी अपराइजिंग जैसे कि मैंने आपको बताया 1766 से 1772 तक रहती है, फिर दोबारा से रिसर्फेस होती है इस टाइम पर। तो चुआर्स अगर मैं आपको ये बताऊं कि कहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट थे तो मानभूम एंड बाराभूम ये एरियाज़ थे, यहाँ पर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। स्पेशली बाराभूम और घटसिला के बीच के जो हिल्स हैं वहाँ पर ये लोग काफ़ी पॉपुलर थे। तो ये चीज़ें चलती आ रही थी और चुआर अपराइजिंग बेसिकली इन्हीं सब के बारे में है। चुआर एक जो टर्म है ये डेरोगेटरी माना जाता था हिस्टोरियंस के द्वारा, जो इस रिवोल्ट को रिवोल्ट ऑफ दी जंगल महल भी कहते थे। चुआर की जगह ये लोग जंगल महल रिवोल्ट यूज़ कर देते थे क्योंकि उनको लगता था कि चुआर काफ़ी डेरोगेटरी टर्म है। ठीक है, अब है हो अपराइजिंग 1820 की। तो ये हो एंड मुंडा ट्राइब्समैन जो छोटा नागपुर एरिया के थे उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई हो अपराइजिंग थी। हो एंड मुंडा अपराइजिंग थी बेसिकली। ये टाइम होता है इनका 1820 से लेकर 1837 तक ये अपराइजिंग चलती रहती है, जिसमें कंपनी की फोर्सेस को अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजंस की वजह से चैलेंज किया जाता है। पहले जैसे राजा ऑफ परगट होते हैं, राजा ऑफ परहट होते हैं, तो ये हो ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि जितनी भी ऑक्यूपेशन चल रही होती है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जो कि झारखंड में है अभी के, तो यहाँ पर रिवोल्ट करने के लिए। फिर ये रिवोल्ट 1827 तक कंटिन्यू करता है जब हो ट्राइबल्स को हथियार डाल देने पड़ते हैं ब्रिटिशर्स के आगे। फिर उसके बाद दोबारा से 1831 का टाइम होता है कि पहले ये इस टाइम पर चलता है, फिर दोबारा से 1831 का ये टाइम होता है जब ये दोबारा से एक रिबेलियन स्टार्ट करते हैं जो कि छोटा नागपुर के जो मुंडाज ट्राइब्समैन होते हैं इनके द्वारा ये ज्वाइन किया जाता है 1831 में ये रिवोल्ट। ठीक है, तो 1831 में मुंडा ट्राइब्समैन हो ट्राइबल पीपल को ज्वाइन करते हैं यहाँ पर। और ये किस लिए किया जाता है कि जितने यहाँ पर इस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक नई फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की होती है। फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की होती है कि तो यही जो फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी होती है इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए मुंडाज और होज ये दोनों ही साथ में मिलकर और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होते हैं और ये ट्राइबल अपराइजिंग जो होती है इस पूरे रिवोल्ट को स्टार्ट करते हैं। और इनफैक्ट बंगालीज़ की एंट्री भी हो रही होती है इस रीजन में, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग साथ में आते हैं। दो ये रिवोल्ट 1832 में ख़त्म हो गया था बट हो ऑपरेशंस उसके बावजूद 1837 तक चलते रहे। ठीक है, तो ये पूरा एरिया 1837 तक फिर भी डिस्टर्ब्ड रहा था। ना होज पीछे हटने वाले थे ना मुंडास पीछे हटने वाले थे। 1899 का और 1900 का ये टाइम होता है जब रांची का जो साउथ का रीजन होता है वहाँ पर मुंडाज होते हैं, यहाँ पर मुंडाज होते हैं। तो ये जो इनके लीडर होते हैं बिरसा मुंडा, तो उनकी लीडरशिप में मुंडाज अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं
और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सिग्निफिकेंट इनकी एक ट्राइबल अपराइजिंग है जो 1860 टू 1920 के पीरियड में ये चलती आती है। 1860 टू 1920 के पीरियड में ये चलती आती है। काफ़ी फेमस अपराइजिंग है ये उल गुलान, ठीक है, उल गुलान अपराइजिंग। तो ये रिबेलियन एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह शुरू होता है जिसमें पॉलिटिकल फोर्स गैदर कर लेता है ताकि जितने भी फ्यूडल ज़मींदारी टेन्योर्स हो गया या मनी लेंडर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हो गया, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इन सब से लड़ने के लिए ये पूरा उल गुलान अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें मुंडाज छोटा नागपुर एरिया पूरा क्लेम कर लेते हैं। 1879 में मुंडाज छोटा नागपुर एरिया को क्लेम करते हैं कि हमारा एरिया है और ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस को बाद में यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। पर बिरसा को कैप्चर कर लिया जाता है और उसके बाद उनको इम्प्रिजन भी कर लिया जाता है। तो ये पूरी इनकी कहानी थी। हालांकि मुंडा अपराइजिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी फेमस अपराइजिंग बनती है। तो यहाँ पर पहले जो सिस्टम चल रहा होता है ना, तो एक सिस्टम होता है खनकट्टी सिस्टम, ये चल रहा होता है उस टाइम पर, ठीक है। ये खनकट्टी सिस्टम में क्या होता था, जॉइंट होल्डिंग होती थी लैंड की, और ये चीज़ मुंडाज में काफ़ी चलती आती थी। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद बाहर के ज़मींदार आ जाते हैं और खनकट्टी सिस्टम को हटाते हैं और ज़मींदारी सिस्टम ले आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मुंडाज होते हैं उनके लोगों में इंडेप्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सब लोग कर्जे में चले जाते हैं, फोर्स्ड लेबर कराने लगते हैं। तो ये सब की वजह से मुंडास काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही 18 सेंचुरी में भी अगर हम देखते हैं, लेट 18 सेंचुरी हो गया एंड 19 सेंचुरी में भी इवन काफ़ी रिबेलियस ऑर्गेनाइजेशंस हुई थी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और जैसे जो डीकूज होते थे, डीकूज कौन होते थे, जो आपके लैंडलॉर्ड्स होते थे या मर्चेंट्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, इन सबको डीकूज कहा जाता था। तो इनके अगेंस्ट रिबेलियंस चले थे 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में। तो मुंडाज को काफ़ी अच्छे ये लीडर मिले थे, बिरसा मुंडा जो मैंने आपको बताया अभी, जिन्होंने ये पूरा रिबेलियन को प्रोक्लेम किया था 1894 में। उन्होंने काफ़ी लोगों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था रिवोल्ट के लिए कि हम, और ओपनली उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। लोगों को उन्होंने अर्ज किया कि वो कोई भी टैक्स ना दें और डेब्ट्स ना पे करें, जो भी आपके कर्जे हैं वो पे करना बंद करो, टैक्स पे करना बंद करो। फिर फाइनली जैसा मैंने आपको बताया कि बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया जाता है और 2 साल उनको जेल में रखा जाता है। फिर 1897 में उनको रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद दिसंबर 1899 में भी वो एक आर्म्ड स्ट्रगल लॉन्च करते हैं लैंडलॉर्ड्स में और गवर्नमेंट में, इन सब के अगेंस्ट। तो एक और आर्म्ड स्ट्रगल लॉन्च हो जाती है जिसमें मुंडा जो है वो पुलिस स्टेशन सारे आग लगा देते हैं, लैंडलॉर्ड के हाउसेज हो गए, चर्च हो गए, ब्रिटिश प्रॉपर्टी सारी ख़त्म कर देते हैं। 1900 में भी बिरसा मुंडा को फिर दोबारा से पकड़ा जाता है, फिर दोबारा उनको जेल कर दिया जाता है और फिर वो जेल में ही वो बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ चलती आई थी हो अपराइजिंग में। अब बात करते हैं कोल म्यूटिनी की। कोल म्यूटिनी जो होती है ये आपकी 1831 का ये टाइम होता है जिसमें मेन जो इनका इशू होता है वो ये रहता है कि लैंड ट्रांसफ़र के मुंडा से आउटसाइडर्स को लैंड ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आउटसाइडर्स कौन हो गए, सिख हैं, मुस्लिम फार्मर्स हैं, तो इन सबको ये लैंड ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर जो कोल ट्राइब्स थे, रांची, सिंहभूम, हज़ारीबाग, पलमाऊ एक्सेट्रा, तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इस चीज़ को। फिर बहुत सारे बाहर के जो आउटसाइडर हैं उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती है। तो ये चीज़ चलती आ रही होती है। मेनली कोल्स छोटा नागपुर एरिया जो होता है, छोटा नागपुर एरिया, यहाँ के इन्हेबिटेंट्स होते हैं ये लोग। तो ये पूरा जो एरिया हो गया ना आपका, रांची, सिंहभूम, हज़ारीबाग, पलमाऊ एरिया, ये सारा ये कवर कर लेते हैं। इनफैक्ट वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मनभूम भी ये लोग कवर करते होते हैं। तो यहाँ पर ये 1831 में ट्रबल ही यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये बहुत सारी लैंड ये लोग कोल के जो लोग थे, यहाँ के जो ट्राइब्स थे, यहाँ से लेकर ये लोग आउटसाइडर्स को दे रहे थे कि जैसे हिंदूज़ हैं, सिख हैं, मुस्लिम फार्मर्स भी इवन, और मनी लेंडर्स हो गए। तो ये लोग काफ़ी ऑप्रेसिव थे, जितने भी ये हिंदू, सिख, मुस्लिम फार्मर्स और मनी लेंडर, जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते थे, ये काफ़ी ऑप्रेसिव थे और ये लोग बहुत ज़्यादा टैक्स मांगते थे। तो उसके बाद फिर ब्रिटिश की जुडिशियल रेवेन्यू पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं जिसकी वजह से कोल्स की ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस भी ख़राब हो जाती हैं। तो ब्रिटिश की जुडिशियल एंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसकी वजह से भी काफ़ी हालत ख़राब होती है।
तो कोल्स ये सब चीज़ों को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, ये रिजेंट करते हैं वो। और 1831 में उनके एक लीडर होते हैं बुड्ढो भगत। इनकी लीडरशिप में ये क्या कहते हैं, कोल रिबेल्स को मार दिया जाता है, और कोल्स भी वापस रिबेल करते हैं, और बाकी ये जो आउटसाइडर्स होते हैं इनको मारते हैं, उनके घर जला देते हैं, इनको भी जला देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये पूरा ऑपरेशन चलता है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो, बहुत राइट्स वगैरह ये सब चलता है, काफ़ी रिबेलियन चलता है ये। तो बहुत लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन चलते हैं, उसके बाद जाके ऑर्डर कहीं ये रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है कंद। 1837 से लेकर 1856 का टाइम होता है ये। इसको खोंड अपराइजिंग भी कहा जाता है, खोंड अपराइजिंग। अब 1837 से लेकर 1856 तक जो हिली ट्रैक्ट्स होते हैं, खोन्स वहाँ पर रहते होते हैं। तो ये हिली ट्रैक्ट्स के जो खोन्स, ये जो ट्राइब्स होती हैं, ये उड़ीसा से लेकर के ये श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश के, यहाँ तक ये लोग बिलोंग करते हैं। और यहाँ तक ये पूरा कंपनी रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। फिर एक यंग राजा होते हैं जिनका नाम होता है चक्र बिसोई। ये राजा होते हैं, तो ये लीडर होते हैं खोन्स के। इनको ज्वाइन किया जाता है घुमसर, कालाहांडी और बाकी के जो ट्राइब्स होते हैं जो कि ह्यूमन सैक्रिफाइस के सप्रेशन को अपोज कर रहे होते हैं, वो लोग खोन्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि ब्रिटिशर ह्यूमन सैक्रिफाइस को एंड कर रहे होते हैं, कि ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, और नए टैक्सेस लाने चाहिए, और ज़मींदार्स की एंट्री होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं ब्रिटिशर्स। तो खोन्स को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। खोन कहते हैं कि हमें ह्यूमन सैक्रिफाइस करना है। ठीक है, तो खोन्स तो पूरा यहाँ पर ये फेवर में होते हैं। तो इसीलिए लोग अपोज करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं ह्यूमन सैक्रिफाइस को, उसको, साथ में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए नए नए टैक्सेस को, साथ में ज़मींदार्स की एंट्री जो हो रही होती है उसको, कि उनके एरिया में ज़मींदार एंट्री कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ों को सप्रेस करते हैं। फिर चक्र बिसोई, ये जो राजा होते हैं, इनके एफ़र्ट्स होते हैं, और इनकी वजह से विद टाइम क्या होता है, चक्र बिसोई एक दिन गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, और उसके बाद ये अपराइजिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 1914 में काफ़ी टाइम बाद जाके खोंड रिबेलियन उड़ीसा रीजन में दोबारा से स्टार्ट होता है कि फॉरेन रूल ख़त्म होगा, और उनके बाद उनको ऑटोनॉमस गवर्नमेंट मिलेगी। तो ये सब चीज़ें चलती आ रही होती हैं। ठीक है, और ये जो कंद ट्राइब्स होती हैं, जो खोंड ट्राइब्स भी आप कह सकते हो, जैसे पटना, गुमसर, कालाहांडी, ये सब, ये लोग टंगी से लड़े थे, जो कि होते हैं बैटल एक्स, बोज, एरोज, स्वॉर्ड्स, इन सब से ये लोग लड़े थे। उसके बाद अब हम बात करेंगे संथल राइजिंग की, 1854। अब ये संथल अपराइजिंग क्यों स्टार्ट हुई होती है, तो संथल्स ये एग्रीकल्चरल पीपल होते हैं, एग्रीकल्चरल पीपल होते हैं ये, और ये बेसिकली आ जाते हैं राजमहल हिल्स, जो कि बिहार में होता है, वहाँ के प्लेन्स पे सेटल होने के लिए ये लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मींदार्स के अगेंस्ट ये संथल अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। ज़मींदार्स को पसंद नहीं आता कि ये लोग क्यों आ गए यहाँ पर रहने के लिए, तो यहाँ पर, और संथल रिबेलियन आते हैं यहाँ पर राजमहल हिल्स में रहने के लिए। तो ये संथल रिबेलियन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें मनी लेंडर्स के पास तो ऑलरेडी पुलिस का सपोर्ट होता ही है, तो वहाँ तो पूरा इनको सपोर्ट मिलता है कि ये लोग सप्रेस करें संथल्स को। तो मनी लेंडर्स के पास पुलिस का सपोर्ट होते हुए बाकी जितने भी ज़मींदार्स हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि पेजेंट्स को ये जो ओप्रेसिव एक्सट्रैक्शंस इनका किया जाए, उनको हटाया जाए ओप्रेस करके, और पेजेंट्स की लैंड जो है उनको भी ले लिया जाए, और उनको लैंड से बेदखल कर दिया जाए। बेसिकली ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो रीज़न इसका यही होता है कि आउटसाइडर्स, जो मैंने आपको बताया था दीकू, इनके द्वारा ओप्रेशन, ये रीज़न होता है मेन। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं इनको ऑपरेस करने में, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो गए, पुलिस है, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये सब इन लोगों को पसंद नहीं आते ये संथल्स, तो ये उनके अगेंस्ट ये पूरी संथल रिबेलियन ये स्टार्ट होती है। फिर ये पूरी रिबेलियन एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है,
और दो इसके मेन लीडर्स होते हैं, दो ब्रदर्स होते हैं बेसिकली, ये सिद्धू एंड कान्हू। तो ये दोनों लीडर्स होते हैं, इनके दो ब्रदर्स होते हैं, और ये संथल, ये लोग कहते हैं संथल्स बेसिकली प्रोक्लेम कर देते हैं कि हम लोग कंपनी रूल को ख़त्म करेंगे। और भागलपुर और राजमहल के बीच का एक, राजमहल हिल्स और भागलपुर के बीच का ना एक एरिया होता है जिसको दमनिको रीजन भी कहते हैं। तो इस पूरे रीजन को ये लोग ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर देते हैं, पूरे रीजन को ये लोग ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर देते हैं। और इस रिबेलियन को फिर फाइनली 1856 में इस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ चलती आती है। एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट होता है संथल परगनास का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है संथल्स को पैसिफाई करने के लिए। मतलब इतना गवर्नमेंट को करना पड़ा था उनको पैसिफाई करने के लिए। उसके बाद की जो अपराइजिंग होती है उसको कहते हैं खासी अपराइजिंग, फिर स्टार्ट होती है। खासी अपराइजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, 1833 का टाइम होता है ये। तो खासी बेसिकली जो हिली रीजन है गारो और जैंतिया हिल्स के बीच में, वो एरिया ऑक्यूपाई करते हैं ये, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक रोड बिल्ड करना चाहती थी जो कि ब्रह्मपुत्र वैली को सिलहिट से लिंक कर दे। तो इसके लिए बहुत सारे आउटसाइडर्स जिसमें आते हैं इंग्लिशमैन आ गए, आपके बंगालीज हो गए, लेबरर्स हो गए, प्लेन से जो लेबरर्स आते हैं, वो सारे लोग इन रीजन्स में लाए गए थे। तो जो खासीज होते हैं, गारोज होते हैं, खमतीज़ हैं, सिंघफोज हैं, इन लोगों ने अपने आप को, इनके जो लीडर थे तीरथ सिंह के अंडर, ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये सब मिलके, ताकि ये जितने भी स्ट्रेंजर्स थे ना, जो मैंने आपको अभी बताया इंग्लिशमैन, बंगालीज़ और ये सारे लेबरर्स हो गए प्लेन से आए हुए, इन सबको भगाने के लिए कि इनको, ये स्ट्रेंजर जितने भी हैं प्लेन से, इनको बाहर निकालो। तो ये अपराइजिंग एक बहुत ही पॉपुलर रिवोल्ट में कन्वर्ट होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। और ये रिवोल्ट जो है पूरा स्टार्ट करते हैं ये लोग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। इस पूरे एरिया में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये पूरा पॉपुलर रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। और 1833 में जो सुपीरियर इंग्लिश मिलिट्री फोर्स होती है उसको इस रिवोल्ट को सप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा था आपका खासी अपराइजिंग के बारे में। अब आती है अहोम रिवोल्ट। 1828 का ये रिवोल्ट होता है। इसका रीज़न क्या होता है अहोम रिवोल्ट का? तो मेन रीज़न इसका ये होता है कि ब्रिटिश अपना एक प्रॉमिस तोड़ देती है। प्रॉमिस क्या होता है? ब्रिटिश ने एक प्लेज किया होता है कि वो लोग आसाम से विड्रॉ कर लेंगे जैसे ही पहली बर्मा वॉर ख़त्म होगी। पहली बर्मा वॉर कब हुई थी? 1824 से लेकर 1826 तक ये फर्स्ट बर्मा वॉर चली थी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा था जैसे ही ये वॉर ख़त्म होगी हम लोग आसाम से वापस चले जाएंगे। बट वॉर के ख़त्म होने के बाद भी इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग, मतलब वापस जाने की बजाय, ब्रिटिश क्या करते हैं कि जितनी भी अहोम टेरिटरी होती है ना कंपनी की डोमिनियन के अंदर, उनको भी अपने अंडर लेने की कोशिश करते हैं, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से 1828 में एक पूरा रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और इनके लीडर होते हैं गोमधर कुंवर। ठीक है, गोमधर कुंवर, ये इनके लीडरशिप के अंडर ये पूरा रिबेलियन स्टार्ट होता है 1828 में। और ये एक अहोम प्रिंस होते हैं जिनको काफ़ी सारे कम्पैट्रियॉट्स का भी सपोर्ट होता है, जैसे धनंजय बोनगोहेन और भी कुछ कम्पैट्रियॉट्स होते हैं, उनका सबका सपोर्ट रहता है। फिर लोग जोरहाट जो एरिया है ना वहाँ पर असेंबल करते हैं, सारे लोग मिलते हैं। और जो मैंने आपको बताया गोमधर कुंवर, इनको किंग डिक्लेयर कर देते हैं ये लोग सारे मिलके। तो इनको फॉर्मली रिबेल्स सारे किंग डिक्लेयर करते हैं। फाइनली कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम लोग एक कंसिलिएटरी पॉलिसी फॉलो करेंगे और जितना भी अपर आसाम का रीजन है उसको महाराजा पुरंदर सिंह को पकड़ा देंगे। मतलब पूरा जो अपर आसाम वाला रीजन है वो पकड़ा दिया जाता है महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र इनको। और ये जो किंगडम का पार्ट है ये असमीज़ किंग जो होते हैं ये गोमधर कुंवर, उनको ही वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो ये एक फॉर्मल इनका सेटलमेंट किया जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ यही होती है कि ब्रिटिशर्स प्रॉमिस तो करते हैं, फिर प्रॉमिस अपना निभा नहीं पाते, तोड़ते हैं प्रॉमिस पहले तो, और ऊपर से प्रॉमिस तोड़ने के बावजूद ये लोग और ज़्यादा उनको भी अपने अंडर लेने की कोशिश करते हैं। तो ये होम टेरिटरीज़ को भी अपने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं कंपनी के डोमिनियन में, तो जिसकी वजह से ये पूरा रिबेलियन छिड़ जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।
बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट आगे का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ये पागलपंथी मूवमेंट 1930s की ये मूवमेंट होती है इसके बारे में, और बाकी अलग मूवमेंट्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, अलग अलग ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं ये। ऑलराइट, so that's all for today, and thank you for watching the lecture, and for more details you can visit the website synopsisis.in। यहाँ पर आप कोर्सेज अलग अलग देख सकते हैं।